हाँ, यूपी में 16 अगस्त से स्कूल कॉलेजेस खोले जाएंगे। छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, लेकिन स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी के तहत स्कूल कॉलेजेस खोले जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 16 अगस्त से स्कूल कॉलेजेस को खोलने की कवायद शुरू की गई है और इसी के तहत ये जानकारी मिल रही है कि छात्रों की उपस्थिति 50% रहेगी और इसी के साथ स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे और स्कूल में, कॉलेजेस में कोविड गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी होगा। इसके तहत उपस्थिति की अगर आप बात करते हैं तो क्षमता सिर्फ 50% ही रखी गई है। और इसी के साथ आपको बताएं, 9वीं से 12वीं कक्षा तक के ही स्कूल खुलेंगे। अभी अनुमति इन्हीं कक्षाओं से है और इसके अलावा उच्च स्तर के जो शैक्षणिक संस्थान हैं, स्कूल के अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, उन्हें भी खोले जाने की खबर मिल रही है। लेकिन कोविड के नियमों का पालन करना होगा। सैनिटाइजेशन हो, मास्क लगाना हो या सुनिश्चित करना हो सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम चीजें माननी ही होंगी। इसी शर्त के साथ 16 अगस्त से स्कूल कॉलेजेस खोले जाएंगे, लेकिन स्कूल 9वीं से 12वीं तक ही खोले जाएंगे। इन्हीं कक्षाओं को खोला जाएगा। इससे नीचे की कक्षाओं के लिए अभी अनुमति की खबर नहीं मिल रही है। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश का और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की डिटेल आ चुकी है। शैलेश, ये खबर सबसे पहले एबीपी गंगा ने ये बताई, जहां सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी। कितनी मुहर लग चुकी है, कितनी जानकारी आ चुकी है, जरा साझा कीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी जा चुकी है कि 16 अगस्त से जो शिक्षण संस्थान है वो शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के संस्थान खुलेंगे और इसके बाद में 1 सितंबर से जो यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज हैं उनका संचालन शुरू किया जाएगा। और हम इस समय देखिए योजना भवन में मौजूद हैं। अभी यहाँ पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा के मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और अधिकारियों के साथ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने गए। वैसे तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्य रूप से जो बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा होनी है 6 अगस्त को, उसके लिए है, लेकिन इसी बैठक में चर्चा होगी। अब शिक्षण संस्थानों को खोलने से जुड़ी हुई भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और अगर बात करें शिक्षण संस्थानों के संचालन को लेकर तो ये निर्देश दिए गए हैं कि 50% क्षमता के साथ इनको खोला जाएगा। और अभी देखिए यहाँ पर अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला जी भी जा रही हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। आप देख सकते हैं बैठक में अंदर अधिकारी जो हैं वो सभी मौजूद हैं। बैठक चल रही है, बस शुरू होने जा रही है यहाँ पर। और जो अभी तक की रणनीति है, जो निर्देश है, वो ये है कि 50% क्षमता के साथ में शिक्षण संस्थानों को खोला जाएगा। यानी अगर किसी संस्थान की क्षमता 1000 है तो 500 लोगों के साथ में खोला जाएगा। इसमें क्लास के हिसाब से भी डिवाइड किया जाएगा। यानी अगर किसी क्लास में 60 बच्चों की क्षमता होगी तो वहाँ पर सिर्फ 30 छात्र छात्राओं को ही एक समय पर बैठाया जाएगा। यानी जो SOP एक तरह से पहले से जो शिक्षण संस्थान तैयार कर रहे थे, जो सरकार के पास भेजी थी, लगभग उसी पर इन चीज़ों को लेकर मोहर लगी। और इससे पहले अगर हम बात करें कोरोना की, जब फर्स्ट वेव आई थी तो उसके बाद अक्टूबर 2020 में 19 अक्टूबर की तारीख थी जब दोबारा शिक्षण संस्थान खोले गए थे। और तब भी इसी तरह के डायरेक्टिव्स थे, ऐसे ही निर्देश थे। तब भी 50% क्षमता के साथ शिक्षण संस्थानों को खोला गया था। कुछ वैसे ही निर्देश हैं, बस मुख्यमंत्री कार्यालय से घोषणा भी हो गई है। और इस समय अधिकारियों के साथ में अब डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की बैठक शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सभी जगह सभी को निर्देश दिए जाएंगे इससे जुड़े हुए, और कुछ ही देर में इससे जुड़ी जो और जानकारियाँ होंगी वो साझा की जाएगी। एक निर्देश देखिए मुख्यमंत्री ने ये जरूर दिए हैं साथ में कि जो भी शिक्षण संस्थान खुले वहाँ पर 18 साल से ऊपर के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए। इसके लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो मिलकर इस पर एक पूरी कार्य योजना बनाएंगे। संभव है कि शिक्षण संस्थानों में ही इसके लिए कैंप लगाए जाएंगे। वहीं पर जो 18 साल से ऊपर के वो स्टूडेंट जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनका वैक्सीनेशन होगा। अगर कोई टीचर्स ऐसे रह जाते हैं जिनका वैक्सीनेशन हुआ, वो भी वहाँ पर करा पाएंगे। यानी कुल मिलाकर पूरी तरह एक सुरक्षा कवच उनको दिया जा सके। शिक्षण संस्थान खुलने पर पूरी तरह सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसके ऊपर भी पूरी एक रणनीति तैयार की गई है। 16 अगस्त से माध्यमिक शिक्षा और 1 सितंबर से उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं उनका संचालन शुरू करने के निर्देश है। बात करें अगर देखिए स्नातक के एडमिशंस यानी ग्रेजुएशन के एडमिशंस की, सभी बोर्ड के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। ऐसे में ये निर्देश दिए गए हैं कि 5 अगस्त से प्रदेश के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, उनसे संबद्ध डिग्री कॉलेज हैं,
हर हाल में 5 अगस्त से वहां पर ग्रेजुएशन के जो दाखिले हैं, एडमिशन्स हैं, उनकी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। ये सारी निर्देश आज मुख्यमंत्री के साथ लंबी वार्ता चली। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की, बेसिक शिक्षा मंत्री को भी बुलाया गया था, उसमें चर्चा उनसे भी हुई। लेकिन फिर ये हुआ कि फिलहाल कक्षा 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनको अभी नहीं खोला जाएगा, उससे ऊपर ही संचालन होगा। और ये निश्चित रूप से मान सकते हैं कि हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के स्कूल खुलने के बाद हालात को फिर से देखा जाएगा। मान सकते हैं कि 10-15 दिन तक विभाग जो समीक्षा करेगा और उसके बाद फैसला होगा आगे। अगला जो चरण होगा, सूत्रों की माने तो वो हो सकता है कक्षा 6 से 8 का। इसी तरह से क्रमवार तरीके से, चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोले जाने की पूरी योजना तैयार हो गई है और तारीखों का देखिए ऐलान हो चुका है, लेकिन पूरी योजना किस तरह से रहेगी। शैलेश, देखिए ये बेहद अहम होगा जो जानकारी आपने दी है कि वैक्सीनेशन को लेकर नए सिरे से जुड़ना होगा। तो यहाँ पर इस बैठक में स्वास्थ्य महकमा का भी होना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से, मान लीजिए कैंप लगाए जाते हैं, सबको वैक्सीनेट करने की जो मुहिम है उस पर किस तरीके की जानकारी है। देखिए अभी फिलहाल आज ही क्योंकि बैठक हुई, जब बैठक हुई तो उसमें डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी थे और उनके साथ में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी वहां पर मौजूद थे। जो माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं और जो स्वास्थ्य या चिकित्सा शिक्षा के अधिकारी ये भी मौजूद थे, यानी पूरी वहां पर चर्चा हुई इसके बारे में। और अब माध्यमिक शिक्षा और अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी, ये लोग अपनी एक अलग बैठक करेंगे। देखिए अभी जो बैठक चल रही है उसमें अधिकारियों को जो अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं पूरी वीसी में, उनको अवगत करा दिया जाएगा चीजों से। और उसके बाद में अब शिक्षा विभाग के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपनी एक अलग से बैठक करेंगे। माना जा रहा है आज से कल तक ये बैठक भी हो जाएगी। उस बैठक में इस रणनीति पर भी मंथन होगा कि किस तरह से जब स्कूल खुलेंगे तो वैक्सीनेशन कैंप किस तरह से चलाए जाएंगे, वहां पर किस तरह से वैक्सीनेशन कैंप लगेंगे। एक और सवाल जो उठता है वो ये निश्चित है रूप से कि कोविड के नियमों का पालन कराने की जिक्र की जा रही है। इस बात को कहा जा रहा है कि स्ट्रांगली कोविड की गाइडलाइन फॉलो कराई जाएंगी, लेकिन अगर नहीं फॉलो होती हैं इस केस में कौन नजर रखेगा? देखिए जब इससे पहले की जब वेव थी, क्योंकि देखिए अभी इसकी विस्तृत गाइडलाइंस आना बाकी है, लेकिन निश्चित रूप से ये मानिए कि जो फर्स्ट वेव के बाद जब स्कूलों का संचालन शुरू हुआ तो कुछ टीम्स बनाई गई थी। शिक्षा विभाग में जो अधिकारी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं, उनके प्रिंसिपल्स की टीम थी, यानी सरकारी जो लोग हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो या अधिकारी, उनकी टीम बनाकर पूरे प्रदेश भर में, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जाकर सभी शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि कोविड नियमों का कितना पालन हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार भी वैसी ही रणनीति अपनाई जा सकती है, मानकर चलिए, और उसी के तहत ये जिम्मेदारी दी जाएगी जो सरकारी राजकीय इंटर कॉलेज हैं या संभव है कि अनुदानित जो इंटर कॉलेज हैं, अगर मैन पावर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में अनुदानित इंटर कॉलेज जो हैं उनके प्रिंसिपल की जिम्मेदारी हो सकती है कि वो जाएंगे। सबको एक कह सकते हैं क्षेत्रवार चीज़ों को बांटा जाएगा। जैसे अगर बात करें राजधानी लखनऊ की और राजकीय इंटर कॉलेज निशातगंज है, तो उनको एक एरिया दे दिया जाएगा कि आपको इतने स्कूलों की जिम्मेदारी आप पर है, आपको निरीक्षण करना है और यहाँ पर देखना है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मानकर चलिए कुछ इसी तरह की रणनीति पर मंथन चल रहा है, क्योंकि पहले भी यही रणनीति अपनाई गई थी, इसी के तहत शिक्षण संस्थानों का संचालन हुआ था। दूसरी चीज, जो निजी शिक्षण संस्थान है वो खुद इसलिए भी कोविड नियमों का पालन कराते हैं क्योंकि एक कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दबाव होता है कि अगर किसी भी स्कूल में एक भी बच्चा निकलता है उसके बाद पॉजिटिव, तो शिक्षण संस्थान, जैसे हमने पहले देखा, 1 से 2 दिन के लिए उस बीच में बंद कर दिए जाते थे, यानी 2 दिन बंद रहा शिक्षण संस्थान। दूसरा, एक कहीं ना कहीं ये मैसेज भी फिर जाने लगता है, अगर लगातार कई जगह से इस तरह के केस आए तो एक मैसेज ये भी जाने लगता है कि इससे केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार को फिर कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। और बिल्कुल, बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है स्कूल में, कॉलेजेस में, वहां अगर अनुशासन के साथ इन नियमों का पालन ना हो तो एक इमेज का भी इशू जरूर हो सकता है। शैलेश, अब देखते हैं कि इस गाइडलाइन को विस्तृत तौर पर किस तरीके से साझा किया जाता है, हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल तमाम जानकारियों के लिए शैलेश आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली से खबर मिल रही है जहां 4 अगस्त को बीजेपी के सभी मोर्चों की अहम बैठक होगी, ये खबर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी मोर्चों के अध्यक्ष की ये बैठक बुलाई है। सभी राष्ट्रीय महासचिव भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होनी है, ये जानकारी मिल रही है। बाकी की डिटेल सहयोगी अविनाश से लेते हैं, फोन लाइन पर वो मौजूद है। अविनाश, बताइए किस तरीके की जानकारी, सभी मोर्चों को बुलाया जा रहा है, अध्यक्षों को बुलाया जा रहा है, कौन कौन रहेगा?
देखिए, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने 4 तारीख को ये बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम सारे मोर्चे के अध्यक्ष रहेंगे। चाहे उसमें बात करें तो युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रहेंगे, किसान मोर्चा के अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश से सांसद राजकुमार चाहर मौजूद रहेंगे और पार्टी के सभी राष्ट्रीय महासचिव को बुलाया गया। क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में काफी बढ़त बनाना चाहती है और 4 राज्य में अभी भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है। तो कैसे उन 4 राज्यों में फिर से सत्ता अर्जित किया जाए, कैसे उन 4 राज्यों में फिर से शासन किया जाए, इसको लेकर एक अहम रणनीति बनेगी सभी मोर्चा के साथ और इसके साथ साथ राष्ट्रीय महासचिवों के साथ। और उनको काम भी सौंपे जाएंगे कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से आगे काम करना है, किस तरीके से पार्टी को लेकर जाना है, संगठन को लेकर चलना है और सरकार के साथ किस तरीके से समन्वय बनाकर आगे काम करना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और उसका पूरा फोकस उन 4 राज्यों में है जहां पे वो अभी वर्तमान में सत्ता में है और इसको फिर से एक बार अर्जित करना चाहती है, जिसको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य भी शामिल हैं। बिल्कुल अविनाश, और इससे ये इनकार नहीं किया जा सकता कि सभी मोर्चों पर इस अभियान में जुड़ना और समन्वय के साथ आगे बढ़ना कितना अहम हो जाता है। आपका शुक्रिया अविनाश। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से खबर आई है उसका रुख करते हैं। राहुल गांधी ने विपक्ष नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है, बड़ी खबर इस वक्त की। कल विपक्षी नेताओं के साथ राहुल गांधी ब्रेकफास्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी ने सभी को बुलाया है, विपक्षी नेताओं को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। मौजूदा संसद सत्र में सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बननी है और इसी के तहत राहुल गांधी ने तमाम विपक्ष के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है, ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। और मुहर्रम को लेकर यूपी पुलिस ने जो गाइडलाइन जारी की है उसे लेकर मजलिसे उलेमाए हिंद ने विरोध जताया है। संगठन के महासचिव मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने सर्कुलर पर कड़ी आपत्ति जताई है। अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि मुहर्रम बेहद पवित्र महीना है जिसमें शांतिपूर्ण और पवित्र कार्यक्रम होते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सर्कुलर के माध्यम से मुहर्रम और शिया समुदाय की छवि को खराब करने की कोशिश की है। उन्होंने सर्कुलर में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। इसके साथ ही मौलाना यासुब अब्बास ने भी इस सर्कुलर का विरोध जताया है। इसको गाइडलाइन का नाम दिया है, लेकिन हकीकत में गाइडलाइन नहीं है, बल्कि मुहर्रम मनाने वालों के खिलाफ जो है ये चार्जशीट है और झूठे इल्जाम का एक फरंदा है जो उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए हैं और ऐसे इल्जाम लगाए हैं कि जिससे शिया सुन्नी टेंशन भी पैदा हो गया है और हिंदू मुस्लिम भी टेंशन पैदा हो सकता है। ऐसे जुमले भी इस्तेमाल किए इसने और ऐसी बातें कही हैं जो कभी हुई नहीं है और उन्होंने ये लिखा है कि ये होता है, हो सकता है नहीं। एक चीज होती है कि सब हो सकता है, उन्होंने लिखा है कि सब हुआ करता है। ये जो डीजीपी उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन मुहर्रम को लेकर है, इसको मैंने बगौर पढ़ा। इसकी मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड के ज़रिए से ज़बरदस्त तरीके से मदम्मत करता हूँ और ख़ाली मदम्मत ही नहीं करता हूँ, बल्कि ये जो पूरी गाइडलाइन जो डीजीपी साहब की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर, जैसे लगता है कि उनके किसी वहाबी मित्र ने बैठ के इस पूरे सर्कुलर को तैयार किया है। लिहाजा ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड इस पूरी गाइडलाइन का भरपूर तरीके से विरोध करता है। वहीं मुहर्रम को लेकर जारी गाइडलाइन और उस पर शिया समुदाय के आरोप पर एडीजी कानून व्यवस्था ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये एक विभागीय इंटरनल ऑर्डर है जो कि पूर्व में जो चीज़ें होती रही हैं या जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर दिया गया है। इसमें किसी भी तरह के समुदाय या धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें ये सिर्फ बताया गया है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और इस तरह के आदेश प्रत्येक त्यौहार के पहले जारी किए जाते हैं। अब 2 तस्वीर बिहार और यूपी की राजनीति से जुड़ी आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी से जीतन राम मांझी के बेटे ने मुलाकात की है, वो आप देख सकते हैं।
जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार ने सीएम योगी और उनके सरकार के कामकाज की तारीफ की। आपको बता दें कि संतोष कुमार बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां राजद के प्रमुख लालू यादव से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार पड़ोसी राज्यों की राजनीति से जुड़ी ये दो तस्वीरें हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने पर संगम नगरी प्रयागराज के मंडल रेल प्रबंधन यानी डीआरएम ऑफिस में जमकर जश्न मनाया गया। क्वार्टर फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली और इकलौता गोल दागने वाली गुरजीत कौर और निशा वारसी दोनों ही प्रयागराज के डीआरएम ऑफिस के क्लर्क के पद पर तैनात हैं। दोनों ही खिलाड़ियों को खेल कोटे से ही रेलवे में नौकरी मिली हुई है और देखिए ये दोनों ही बेटियां इस वक्त नाम रोशन कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराने में इन दोनों ही बेटियों का अहम योगदान है। हमारा सबसे पहले हम ही खा लें। तो देखिए डीआरएम ऑफिस में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। रेलवे और पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ऐतिहासिक काम उन्होंने आज जो कर दिया, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि क्वार्टर फाइनल में गुरजीत डेक से, जो इससे पहले हमारी टीम इतनी मेहनत नहीं खेली थी, पूल के मैचेस में बहुत ही मतलब वो गेम नहीं खेला जो आज उन्होंने खेला और आज खेल के उन्होंने दिखा दिया कि हाँ हमारी मेहनत आज सफल हुई है। गुरजीत मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती है और प्लस ड्रैग फ्लिकर है। ड्रैग के साथ साथ काफ़ी इंजरीज भी होती हैं जिसकी वजह से मतलब उसको काफ़ी बार फेस करनी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें, बट वो फिर भी एक मतलब बहुत अच्छे लेवल पे मेहनत करती है। वो ये नहीं सोचती है कि मतलब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। जो भी आज मतलब वो गोल वगैरह स्कोर करेगी या जो भी है उसकी उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी की हुई है कैंप्स में। हाँ जी, वो जैसे जिस हिसाब से इंडिया की टीम ने आज परफॉर्म किया है, सेमीज़ में भी सेम परफॉर्म करेंगे तो उनको फाइनल में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम है विमेंस हॉकी में और अर्जेंटीना टीम को पूरा मतलब वो लोग मुकाबला देंगी और जीतेंगी भी। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है टीम पे। हाँ जी, रेलवे स्टाफ में बहुत खुशी है क्योंकि गुरजीत और निशा दोनों एनसीआर रेलवे की प्लेयर्स हैं और फर्स्ट टाइम दोनों ओलंपिक्स में है और इस लेवल पे जाके गोल करना मींस बहुत बड़ी उसकी मतलब उसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उसकी अचीवमेंट है ये। और ये हम सभी के लिए एकदम इससे कहते हैं कि एक हिस्टोरिक दिन है कम से कम महिला हॉकी के इतिहास में। तो इसको एकदम हम लोग एक अचीवमेंट, एक उत्साह, एक हर्ष के रूप में देख रहे हैं कि पहली बार भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंची है और उम्मीद आगे ये है कि हम लोग इस बार फाइनल टारगेट को हिट करेंगे।